नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं, इतने गहन रिसर्च के साथ आपके सामने आता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं और वैसी रिसर्च आपको कहीं और नहीं मिलती। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि आज पाठशाला में आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं। देश के बड़े फैसले कौन लेगा, पीएम मोदी या सुप्रीम कोर्ट? यह सवाल आज क्यों आपके सामने रख रहा हूं चर्चा में, कहां से इसका उद्गम स्रोत है, आज इसके बारे में बताऊं। सुप्रीम कोर्ट पर एक के बाद एक उठते सवालों का चैप्टर खोलूंगा। यह सवाल कौन उठा रहा है, क्यों उठा रहा है, इस पर बात होगी। और देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, साथ ही पूरी यूपी विधानसभा वर्सेस 28 जज, सबसे बड़े टकराव का अनसुना किस्सा आपको सुनाऊंगा कि कैसे सारे विधायक एक तरफ और 28 जज एक तरफ और भयंकर टकराव हो गया। उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध एक दिन में बंद हो जाए बॉस, एक दिन में अगर वो बंद हो जाए, और वो क्या है आज इसके बारे में बताऊंगा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी की वजह से या दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी की वजह से यह युद्ध चल रहा है क्या, इसका चैप्टर भी खोलूं। पीएम मोदी का मिट्टी को सोना बना देने वाला सीक्रेट फॉर्मूला क्या है वो भी बताऊंगा। कहते हैं ना, मिट्टी से सोना बना देते हैं कुछ लोग, इस तरह का काम करते हैं। वो क्या है फॉर्मूला, उसके बारे में बात होगी। मोदी ने वो चैलेंज लिए जिसने देश का चैलेंज कम कर दिया, कैसे, इसके बारे में भी बात होगी। और आखिर में भारत की वो कारें जो पेट्रोल पंप बंद करवा देंगी, ऐसा क्या है उन नई कारों में, इसके बारे में बताऊंगा। और कार लेने वाले हैं तो आज जरा रुक जाइए, एक बार पाठशाला देख लीजिए, फिर पैसा लगाइएगा जिस कार में लगाना। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। उत्तराखंड के जोशीमठ में जो संकट आया हुआ है, उस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन की और बातचीत की और केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दे दिया। वहीं जोशीमठ में मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। संकट को लेकर सीएम पुष्कर धामी ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी बात की। सीएम धामी ने ट्वीट कर अंतरिम सहायता राशि देने की बात कही। केंद्र सरकार ने जो यात्री हज के लिए जाते थे, उसमें एक वीआईपी कोटा होता था, उसको आज खत्म कर दिया। ऐसे में अब वीआईपी यात्रियों को अब आम हज यात्रियों की तरह यात्रा करनी होगी। इसके बाद जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के साथ साथ हज कमेटी के लिए आरक्षित सीटें थी, वो भी खत्म कर दिए गए। भाई, आप ऊपर वाले के दरवाजे पे जा रहे हैं तो उसमें क्या वीआईपी और क्या आम, सब बराबर है ना भाई। अब सभी आम यात्रियों की ही तरह हज में शामिल होंगे ये लोग भी, और किसी के लिए कोई खास रिजर्वेशन नहीं होगा। ये नरेंद्र मोदी ने फैसला किया। बिहार के बक्सर में जमीन मुआवजे की मांग पर बड़ा बवाल हुआ है। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बसेज और पुलिस की गाड़ियां जो थी उसमें आग लगा दी। चौसा में पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहित की जा रही है। ऐसे में किसान पिछले 85 दिनों से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और पुलिस ने आधी रात किसानों के घर में घुसकर लाठी बरसा दी, जिसके बाद किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों वाले बयान पर सियासत गरमा गई। भागवत के बयान पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। ओवैसी ने पूछा कि भाई, मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की परमिशन देने वाले मोहन भागवत कौन है? दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में मुसलमानों के लिए डरने की कोई वजह नहीं है, लेकिन उन्हें खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने वाली गलत बयानबाजी से परहेज करना होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर आरएसएस पर विवादित बयान दिया। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान राकेश टिकैत ने आरएसएस को सबसे खतरनाक बता दिया। टिकैत ने कहा कि आरएसएस खुद में एक ट्रेनिंग सेंटर है जो देश में नकली मुसलमान, नकली हिंदू और नकली सिख बना रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि संघ का मकसद अगले 50 साल में देश का इतिहास और विचारधारा बदलने का है। आरएसएस के लोग इसी काम में लगे हुए हैं। अमेरिका में आज नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम में खराबी के चलते 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स जो हैं वो प्रभावित हुई। फेडरल एविएशन के सर्वर में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई और 93 फ्लाइट्स ऐसी थी जिन्हें कैंसिल करना पड़ा। अच्छा, यात्रियों को भी बड़े परेशानी हुई। वो एयरपोर्ट पहुंच गए थे तो विमान उड़ा नहीं, वो फंस गए वहां। उन्होंने शिकायत की। अमेरिकी इतिहास में इस तरह की यह पहली घटना है। इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी रिपोर्ट मांगी।
तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला में आज की पहली क्लास, और इसमें देश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया। यह सवाल क्यों चर्चा में है कि देश के बड़े फैसले कौन लेगा, पीएम मोदी या सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट पर बार बार सवाल क्यों उठ रहे हैं? आज इसका चैप्टर खोलूंगा और आपको वो किस्सा, वो अनसुना किस्सा भी इस बीच में सुनाऊंगा जिसमें एक पूरी विधानसभा और 28 जजों के बीच आमने सामने का भयंकर टकराव हो गया। देखिए, लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ जो होते हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका और विधायिका के बीच का टकराव वैसे तो नई बात नहीं, लेकिन हाल के दिनों में यह टकराव ना तीखा होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। कानून मंत्री किरण रिजिजू की टिप्पणियां रही हों, या फिर कॉलेजियम सिस्टम पर जो सवाल उठे हैं वो रहे हों, या फिर जजेस की नियुक्ति को लेकर टकराव रहा हो, इन सब के बारे में मैंने आपको पहले विस्तार से बताया कि कैसे सरकार और जुडिशरी आमने सामने दिख रहे हैं। इस बीच एक चीज और दिख रही कि आम लोगों में भी न्यायपालिका की टिप्पणियों से लेकर जो फैसले न्यायपालिका से आ रहे हैं उस पर चर्चा जो है वो बढ़ने लगी। मसलन आप देखिए, नुपुर शर्मा के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की टिप्पणी आई थी तो आम लोगों ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी कि जजों ने ऐसा क्यों कहा, क्या जरूरत थी ऐसा कहने की, वगैरह वगैरह चीजें चर्चा में आई हर जगह। इसी तरह आपको हाल के 2 उदाहरण दूं जिसको लेकर बड़ी चर्चा लोगों में है कि सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में सड़क पर बैठे मुस्लिम परिवारों के मामले में तो तुरंत सुनवाई कर ली और बुलडोजर चलने पर फिलहाल के लिए रोक भी लगा दी, लेकिन जब जोशीमठ में उजड़ते घरों का मामला पहुंचा तो सर्वोच्च अदालत ने कह दिया कि अर्जेंट सुनवाई नहीं हो सकती। लोग चर्चा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि इस देश का हर जरूरी मसला सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आ सकता। जब जोशीमठ का मामला पहुंचा उन्होंने कहा कि हर जरूरी मसला हमारे पास नहीं आ सकता। भाई, देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई संस्थाएं हैं इन मामलों को देखने के लिए। हम ये केस जो है वो 16 जनवरी को सुनेंगे। अब यही बात आम चर्चा में होने लगी कि न्यायपालिका ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चलना था और उत्तराखंड के हल्द्वानी का मामला था, उसको सुनते वक्त तो नहीं कहा कि हर चीज लेकर हमारे पास नहीं आ सकते आप, लेकिन जोशीमठ पर कह दिया। सोशल मीडिया पर भी लोग अपने अपने हिसाब से इस पर लिख रहे हैं। इसी तरह से हाल में एक मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कह दिया था कि डोंट टेल मी प्रैक्टिस, आई विल डिसाइड व्हाट प्रैक्टिस हैपेंस इन माय कोर्ट। यानी मुझे मत बताइए कि कैसे काम करना है, मैं तय करूंगा कि मेरे कोर्ट में कैसे काम होता है। यह टिप्पणी तब आई जब मामला एक केस को जल्दी सुने जाने की अर्जी से जुड़ा हुआ। अब इस पर भी चर्चा हो रही है दबी जुबान से कि अदालतें सबको बता सकती हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन खुद के मामले में तुरंत लक्ष्मण रेखा खींच देती हैं कि हमको मत बताइए, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीजें पब्लिक डोमेन में आजकल चर्चा में बहुत, मतलब न्यायपालिका आजकल चर्चा में भी है और कई बार कुछ सवालों के दायरे में भी। और अब एक बार फिर देश के प्रमुख पदों पर बैठे लोगों ने न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर सवाल उठाए, जिसकी वजह से आज ये चैप्टर खोल रहा हूं। सरकार और संसद के काम में न्यायपालिका के दखल के मुद्दे पर आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ी बात कह दी। जयपुर में क्या हुआ कि विधानसभा स्पीकर्स का राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा, अच्छा वहां अशोक गहलोत भी थे, उन्होंने भी क्या कहा वो भी अभी सुनाऊं। लेकिन पहले जगदीप धनखड़ को सुनिए। उन्होंने कहा कि अगर संसद कोई कानून बनाती है तो क्या उस पर कोर्ट की मुहर लगनी जरूरी है, उसके बाद ही वो कानून माना जाएगा क्या? पहले उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का बयान सुनिए, फिर आगे की बात। अब आज के हालात क्या हैं? वन अपमैनशिप, पब्लिक पोस्टिंग फ्रॉम जुडिशियल प्लेटफॉर्म्स, ये ठीक नहीं है। These institutions must know how to conduct themselves. There can be interaction, there can be deliberations. But using these platforms for public consumption, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब श्रेष्ठ न्यायालय के न्यायाधिपति गण ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को एक मैसेज दो, फ्रेंड्स, I have declined to entertain the Attorney General
on this point. I cannot be party to emasculate the power of legislature. क्या पार्लियामेंट का पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन किसी और संस्था पर डिपेंड कर सकता है? क्या भारत के संविधान में कोई नया थिएटर है जो कहेगा कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उस पर हमारी मोहर लगेगी तभी कानून होगा? देश के उपराष्ट्रपति गंभीर बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या कोई संस्था तय करेगी कि संसद में जो कानून बन रहा है वो तभी कानून माना जाएगा जब हम मुहर लगाएंगे? मतलब एक तरीके से जुडिशरी पर प्रश्न उठा रहे हैं। इसी कार्यक्रम में अच्छा ये भी देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी थे, उन्होंने भी जुडिशरी के दखल को लेकर चिंता जाहिर की। ओम बिरला ने कहा कि न्यायपालिका को भी मर्यादा का पालन करना चाहिए। साथियों, जैसा सबने चिंता व्यक्त की कि संसद और विधानमंडल के अध्यक्ष हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, उनके अधिकारों का, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा यह भी मानना है कि संविधान में जो मर्यादा दी है उस मर्यादा का पालन न्यायपालिका भी करे। न्यायपालिका से भी अपेक्षा की जाती है कि जो उनको संवैधानिक मैंडेट दिया गया है वो उस मैंडेट का उपयोग करे, लेकिन अपनी प्रत्यक्ष शक्तियों के प्रथमकरण और संतुलन को के सिद्धांतों को बनाने में भी सहयोग करे। उपराष्ट्रपति को आपने सुना, लोकसभा के स्पीकर को सुना, वो तो न्यायपालिका को मर्यादा याद दिलाने लगे कि उनको भी ध्यान रखना चाहिए संविधान में उनको क्या अधिकार मिला हुआ है न्यायपालिका में। अच्छा, कोई कह सकता है कि भाई ये लोग बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, अभी भले संवैधानिक पद पर हैं लेकिन जुड़ाव तो बीजेपी से, पर ऐसा नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो तो कांग्रेस से हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए, उन्होंने भी कहा कि कभी कभी लगता है कि न्यायपालिका हमारे काम में दखल दे रही है। एक बार उनको भी सुनिए। कई बार जुडिशरी के साथ में थोड़ा डिफरेंशिएट भी आते हैं कि कानून बनाते हम लोग, वो अपनी अलग व्याख्या करते हैं। कई बार लगता है कि जुडिशरी हस्तक्षेप कर रही है हमारे कामों के अंदर। यानी देश के कानून मंत्री से लेकर उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, राजस्थान के मुख्यमंत्री तक सबको ऐसा लग रहा है कि सरकार के काम में न्यायपालिका का दखल बढ़ रहा है। अलग अलग विचारधारा रखने वाले कांग्रेस और बीजेपी के नेता इस मामले में एक ही स्वर में बोल रहे हैं। पर यहां दो सवाल कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि न्यायपालिका जो है वो सरकार के काम में घुस रही है, और दूसरा यह कि क्या ऐसा पहली बार है कि न्यायपालिका और विधायिका आमने सामने आ गए, उनमें टकराव हो रहा है। दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूं, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। आज आपको वो किस्सा भी सुनाऊंगा जब यूपी की पूरी विधानसभा और हाईकोर्ट के 28 जज आमने सामने ऐसी तनातनी हो गई कि जजों की विधानसभा में पेशी का आदेश दे दिया गया कि जज को विधानसभा में पेश कीजिए, और जवाब में हाईकोर्ट ने 28 जज की बेंच बना दी कि देखते हैं कि किस किस को बुलाते हैं। 28 जजों की बेंच आपने कभी सुनी है? लेकिन फिर क्या हुआ इस बड़े टकराव में, इसके बारे में विस्तार से आगे बताऊंगा। उससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज एक और मामले का जिक्र किया, उसके बारे में भी जरा आपको बताना जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने 1973 के एक मामले का जिक्र किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संसद की शक्तियों को सीमित कर दिया। एक बार छोटा सा वो बयान सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि ये किस मामले का जिक्र हो रहा है और कैसे ये मामला टकराव में पहुंचा। 1973 के अंदर एक बहुत गलत परंपरा चालू हुई। 1973 में केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द जुडिशियरी, आई कैन नॉट सब्सक्राइब टू दिस। उपराष्ट्रपति 1973 के जिस केस को न्यायपालिका की तरफ से शुरू हुई एक गलत परंपरा बता रहे,
उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि ये टकराव कब, कहां, कैसे शुरू हुआ और कहां तक पहुंच गया। जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रहे हैं उसका आधार क्या है? 1973 का वो बहुचर्चित केस था, केशवानंद भारती केस। आज सुनिए कि इस केस में हुआ क्या था। केशवानंद भारती केरल के कासरगोड में इडनीर मठ के प्रमुख थे। 19 साल की उम्र में ही केशवानंद ने संन्यास ले लिया था और उसके बाद वो इडनीर मठ से जुड़े और उसके प्रमुख बने। उस समय इडनीर मठ के पास सैकड़ों एकड़ जमीन होती थी, मठों के पास होती थी, तो मठ की आय का मुख्य जरिया भी वही जमीन मानी जाती थी। लेकिन 1969 में क्या हुआ कि केरल भू सुधार संशोधन कानून लागू हो। इस कानून के तहत केरल सरकार ने जो इडनीर मठ था उसकी 400 एकड़ जमीन का टेक ओवर कर लिया कि ये अब सरकार के पास, और इसमें से 300 एकड़ जमीन पट्टे पर खेती करने वाले जो किसान थे उनको दे दी, ये आप इस पर खेती की। मठ की जमीन सरकार ने टेक ओवर की कानून लाकर और किसानों को दे दी। इस फैसले के खिलाफ केशवानंद भारती पहले हाईकोर्ट गए। अच्छा, वहां से उनको राहत नहीं मिली। इसके बाद केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट की भूमि सुधार कानून को सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस भूमि सुधार कानून को चुनौती दी। केशवानंद भारती ने अपनी अपील में सुप्रीम कोर्ट से उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुझे संविधान से जो अधिकार मिला उसको बचाइएगा ना बॉस। तो उन्होंने कोर्ट के अंदर कहा कि संविधान के आर्टिकल 25 में मुझे धर्म का अधिकार और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है और मेरी जमीन लेकर यह छीना जा रहा है मुझसे। उन्होंने कहा कि संविधान के आर्टिकल 26 के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार मेरे पास है, तो संविधान मुझे अधिकार दे रहा है, ये सरकार कैसे जमीन से जुड़ा कानून लाकर मुझसे ये छीन सकती है। और आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार भी उन्होंने गिनाया और कहा कि आर्टिकल 19 के 1F के तहत संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसे 1978 में हटा दिया गया था। तो ये 4 आर्टिकल्स उन्होंने गिनाए और कहा कि भैया ये मेरा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट जी आप मुझे न्याय दिलवाइए। केरल की सरकार ने मुझसे मेरी जमीन ले ली, मठ की जमीन ले ली। केशवानंद भारती ने कहा कि केरल सरकार के भूमि सुधार कानून से उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए उस पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा केशवानंद भारती ने संविधान के 29वें संशोधन को चुनौती दी, क्योंकि इसी संशोधन में 9वीं अनुसूची में केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 शामिल था, जिसके तहत उनकी जमीन ली गई थी। तो उन्होंने कहा इसको चैलेंज करता हूं मैं। अब हुआ क्या कि ये पूरा मामला, चूंकि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों की बात कर दी, सामने जो कानून सरकार बनाकर लाई थी वो था, तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला संविधान में मिले अधिकार और संसद की शक्तियों के बीच की लड़ाई बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश की सबसे बड़ी बेंच का गठन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजेस की बेंच बना दी और बेंच की अध्यक्षता तत्कालीन चीफ जस्टिस SM सीकरी कर रहे थे। 13 जज मिलकर केस सुनने लगे। केशवानंद भारती की तरफ से उस वक्त मशहूर वकील नाना पालकीवाला पैरवी कर रहे थे। 31 अक्टूबर 1972 से 23 मार्च 1973 तक यह केस चला और 24 अप्रैल 1973 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। अब कोर्ट को तय करना था कि भाई संवैधानिक अधिकार किसी नागरिक के ऊपर रहेंगे या संविधान में जो विधायिका है, यानी कानून बनाने का अधिकार जिस चुनी हुई सरकार के पास है, उसको प्राथमिकता देंगे। अब आप सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो 13 जजों की बेंच थी, इसमें एक राय से फैसला नहीं आ पाया। अभी नोटबंदी में 4-1 से 5 जजेस की बेंच थी, 4-1 से फैसला आया। तो लोगों ने कहा अरे एक जज ने जो कह दिया वही जो उन्होंने कहा कि भाई ये ठीक नहीं था नोटबंदी, उसकी पूरी चर्चा होने लगी। 4 लोगों ने कहा उसकी नहीं चर्चा हो। यहां कितने जज थे? 13 जज। और जो फैसला आया केशवानंद भारती केस में, वो फैसला कितने से आया आपको पता है? 7-6 से। 7-6, 7 जज एक तरफ और 6 जज एक तरफ। सोचिए किस तरह से न्यायपालिका जो है इस मामले में बटी हुई। कोर्ट ने कहा कि संविधान की मूलभूत संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जा सकता। संसद के पास अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं कर सकती। संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन यह शक्ति असीमित नहीं है। कोर्ट ने कहा
संविधान का संशोधन तभी तक मान्य है जब तक वो संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदलता। कोई भी संशोधन संविधान की प्रस्तावना की भावना के खिलाफ नहीं हो सकता। 13 जजों की बेंच में 7 जज इस फैसले के पक्ष में थे कि चुनी हुई सरकार संविधान के मूल भाव में बदलाव नहीं कर सकती, जबकि 6 जज इस फैसले से सहमत नहीं। ऐसा कहा जाता है कि इस फैसले ने देश में संविधान को सबसे ऊपर रखा, लेकिन इसने संविधान में संशोधन करने की संसद की ताकतों को सीमित कर दिया, जिसको लेकर अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रहे थे कि यह ठीक नहीं हुआ जो फैसला है। आज आपको न्यायपालिका और चुने गए जनप्रतिनिधियों के बीच की एक भयंकर टकराव का किस्सा भी सुनाता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि यह परंपरा कितनी पुरानी है। इस टकराव, इस तरह के टकराव ना तो नई बात है और ना ही आज तक खत्म हो पाए। ये तो भयंकर किस्सा है बॉस। मामला 1964 में उत्तर प्रदेश में सामने आया था। सुनिए क्या हुआ था। 1964 में गोरखपुर में सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती और उसके कार्यकर्ता थे केशव सिंह। ये भाई साहब ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, कांग्रेस के एक विधायक होते थे नरसिंह नारायण पांडे, इन्होंने क्या किया कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और पर्चे छपवाए। अच्छा, ये पर्चे सिर्फ छपवाए नहीं, इन्होंने क्या किया कि वो पर्चे विधानसभा की लॉबी तक में बंटवा दिए कि ये आदमी भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस विधायक नरसिंह नारायण पांडे जो है वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आरोप झूठे हैं और उन्होंने कहा कि बतौर विधायक मेरे पास ये विशेषाधिकार है कि मुझ पर ऐसे झूठे आरोप नहीं लगाए जा सकते, ये मेरे विशेषाधिकार का हनन है। नरसिंह नारायण पांडे ने मामले की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष मदन मोहन वर्मा से कर दी कि देखिए ये तो गलत हो रहा है, ये तो मेरे अधिकारों का हनन है। मदन मोहन वर्मा ने मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया कि जरा देखिए क्या कह रहे हैं। विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने जो केशव सिंह, जिन्होंने आरोप लगाए थे और पर्चा बंटवाया था, तो केशव सिंह और उनके सहयोगियों को दोषी मान लिया और 19 फरवरी 1964 को सदन के सामने उपस्थित होने का आदेश दिया कि आप लोगों ने गलत काम किया है, ये विधायक पर ऐसे आरोप लगाए, ये ठीक नहीं है, आप आइए विधानसभा में पेश होइए। अच्छा, केशव सिंह के जो सहयोगी थे जिन्होंने पर्चा वगैरह छपवाया, बांटा, वो सब तो विधानसभा आ गए, लेकिन केशव सिंह विधानसभा नहीं आए। केशव सिंह ने कहा कि उनके पास रेल किराए के लिए पैसे नहीं है, मैं कैसे आऊं। तो यहां नया तमाशा शुरू हो गया। केशव सिंह के विधानसभा में पेश नहीं होने पर मामला और गर्मा गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा स्पीकर ने केशव सिंह को गिरफ्तार करके सदन में पेश करने का आदेश दे दिया कि इनको गिरफ्तार करके लाइए अगर खुद नहीं आ रहे। इस आदेश के बाद केशव सिंह ने चिट्ठी लिखकर कहा कि उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करना अत्याचार है, मतलब विधानसभा उन पर अत्याचार कर रही है, यह उन्होंने कह दिया। स्पीकर के आदेश पर विधानसभा के मार्शल केशव सिंह को गोरखपुर से लखनऊ लेकर चले आए कि चलिए आपको बुलाया है। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर केशव सिंह ने नया ड्रामा कर दिया, वो वहीं लेट गए, प्लेटफॉर्म पे लेट गए कि मैं नहीं जाऊंगा विधानसभा। वहां तमाशा हो गया प्लेटफॉर्म पे कि नहीं जाऊंगा। अब मार्शल कह रहे हैं कि चलिए। किसी तरह से केशव सिंह को विधानसभा में पेश किया गया। केशव सिंह स्पीकर की तरफ पीट करके खड़े हो गए। इससे विधानसभा स्पीकर और नाराज, क्या आदमी है, पीछे पीट करके खड़ा हो गया। तो केशव सिंह की अभद्रता को उत्तर प्रदेश विधानसभा की अवमानना माना गया और इसके बाद विधानसभा ने केशव सिंह को 7 दिन की जेल भेजने का प्रस्ताव पारित कर दिया। कहा कि इसको 7 दिन जेल में डाल दीजिए। तो केशव सिंह को 7 दिन की जेल हो गई, भेज दिया गया जेल। लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। मामला खत्म होना तो भूल जाइए, 5 दिन बाद इस पूरे केस में भयंकर ट्विस्ट आ गया। केशव सिंह ने 5 दिन की सजा पूरी कर ली थी, लेकिन 6ठे दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में किसी ने केशव सिंह की जमानत के लिए याचिका दाखिल कर दी। अब यहां से ट्विस्ट आया। एडवोकेट बी सालोमन ने केशव सिंह की जमानत के लिए याचिका लगाई। जस्टिस मिर्जा नसीरुल्लाह बेग और जस्टिस गुरशरण दास सहगल की बेंच इस केस को सुन रही थी। उन्होंने केशव सिंह को जमानत दे दी, इनको निकालिए जेल से, जमानत देते हैं। अब हाईकोर्ट के इस फैसले को यूपी विधानसभा ने अपने काम में दखल मान लिया कि जुडिशरी कैसे घुस गई हमारे काम में। ये तो विधानसभा में विधायक के विशेषाधिकार का हनन था, हमने सजा दी, विधानसभा ने सजा दी, तो जुडिशरी कैसे घुस गई। तो उन्होंने कहा ये तो दखल दे रहे हैं। तो हाईकोर्ट के फैसले के 2 दिन बाद विधानसभा में इस पर चर्चा हुई और प्रस्ताव पास किया गया कि जस्टिस नसीरुल्लाह बेग और जस्टिस गुरशरण ने विधानसभा की अवमानना की, मतलब जजेस को कह दिया कि इन्होंने हमारी अवमानना की और कहा कि दोनों जज को सदन के सामने पेश कीजिए।
समन जारी हो गया बॉस कि जज को लाइए विधानसभा। ये कैसे विधानसभा की अवमानना कर दी, इतना तनातनी हो गई। अच्छा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस फैसले के खिलाफ जस्टिस नसीरुल्लाह बेग और जस्टिस गुरशरण इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील कर दिए कि भाई देखिए हमको बुला रहे हैं जजेस को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 28 जज की बेंच का गठन कर दिया। मतलब उन्होंने भी ये सोचा कि अब बुलाओ, अब 28 जज की बेंच सुनेगी, कितनों को बुलाओगे। उन्होंने भी दिखाया कि सारे जज एक साथ हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी। एक तरफ विधायिका, दूसरी तरफ न्यायपालिका, दोनों अपनी अपनी ताकत। और ये हाईकोर्ट की सबसे बड़ी बेंच थी, 28 जज, इतना बड़ा बेंच बना ही नहीं बॉस। मामला बढ़ता देखकर तब की उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, कानून मंत्री, यूपी के एडवोकेट जनरल, सबको बैठक करनी पड़ गई। बैठक के बाद विधानसभा ने नरमी दिखाई और दोनों जजेस के खिलाफ वारंट को रद्द किया। अच्छा, तब तक मामला केंद्र सरकार की भी जानकारी में आ चुका था। तो केंद्र सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन से कहा कि जरा देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लीजिए कि क्या ठीक है। उसके बाद जाकर इतना दखल वखल हुआ, तब जाके मामला शांत हुआ। हालांकि इसके कुछ ही महीनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस नसीरुल्लाह बेग और जस्टिस गुरशरण के उस फैसले को सही ठहराया जो उन्होंने केशव सिंह को रिहा करने के पक्ष में लिया। लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि मामला कितना भयंकर हो चुका है इस देश के अंदर जुडिशरी और विधायिका के बीच। यानी इस तरह के टकराव पहले भी होते हैं, लेकिन हाल के दिनों में यह टकराव बढ़ता जा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे जजों की नियुक्ति का मामला, इस पर देश के कानून मंत्री भी बहुत कुछ कह चुके हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट के जज इसमें खामियां बता चुके हैं, लेकिन बदलाव कुछ हुआ नहीं। और आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस मुद्दे को फिर उठा दिया। एक बार छोटा सा उनका बयान सुनिए, फिर इस पर बात करें। 2015 16 अक्टूबर का दिन लोकसभा और राज्यसभा ने एक कानून पारित किया जिसको आम भाषा में हम नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन का कानून कहते हैं। लोकसभा में सर्वसम्मति से वो कानून पारित हुआ, सर्वसम्मति से। राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पारित हुआ, पर एक अब्सटेंशन था, लोकसभा में कोई अब्सटेंशन नहीं था। संविधान की आवश्यकता थी कि मोर देन 50% लेजिस्लेचर पास करें। राजस्थान लेजिस्लेचर वाज द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू रेटिफाई इट। तो इस कानून का मसला फिर से उठ गया, एनजेएसी का। थोड़ा सा आपको इस कानून के बारे में बता देता हूं। 2014 में मोदी सरकार 99 वहां जो संविधान संशोधन था उसके जरिए एक कानून लेकर आई जिसमें कॉलेजियम सिस्टम की जगह जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एनजेएसी बनाने की पहल हुई। अच्छा, 2014 में आए एनजेएसी कानून के तहत हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने के लिए एक आयोग बनाया गया और इस आयोग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 6 सदस्य, चीफ जस्टिस थे, इसके अलावा 2 वरिष्ठ जज थे, कानून मंत्री थे, सिविल सोसाइटी के 2 लोग भी शामिल थे। और सिविल सोसाइटी के 2 सदस्य कौन होंगे ये तय करने का अधिकार भी चीफ जस्टिस, पीएम और लोकसभा में विपक्ष के नेता को तय करना था, उनके पास था अधिकार। इन दोनों सिविल सोसाइटी के सदस्यों का कार्यकाल 3 साल तक तय किया गया। यह कानून अप्रैल 2015 में लागू हुआ, लेकिन 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से एनजेएसी कानून को ही रद्द कर दिया। तो वही वो कह रहे थे कि भाई कानून हम बनाएंगे और आप उस कानून को रद्द कर देंगे, ये कैसे चलेगा इस देश के अंदर। यही बहस चल रही है विधायिका और न्यायपालिका के बीच। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता सर्वोच्च मानते हुए एनजेएसी कानून को असंवैधानिक बता दिया और कैंसिल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नए कानून में कानून मंत्री के रोल से न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होगी, जबकि उसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी थे और उनको भी चुनने का अधिकार किसी और के पास था, कानून मंत्री के पास तो था ही नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि कॉलेजियम व्यवस्था में कुछ दोष हैं और मौजूदा व्यवस्था को ठीक करने और उसे पारदर्शी बनाने की जरूरत है। लेकिन 2015 में कानून रद्द हुआ, आज हम 2023 में खड़े हैं। 8 साल में क्या हुआ उसको बदलने? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार को मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाना था, जो अब तक बन ही नहीं पाया। हाल ही में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर भी न्यायपालिका और सरकार आमने सामने आ चुके हैं। आपको याद होगा, अरुण गोयल की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे ना। कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि एक ही दिन में नियुक्ति कैसे हो गई, इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या थी, चुनाव आयुक्त का पद 15 मई से खाली था, 15 मई से 18 नवंबर के बीच क्या हुआ।
अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल सरकार से मंगवा ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जानना चाहता है कि इसमें कुछ हैंकी पैंकी यानी गड़बड़ी तो नहीं है। अगर सरकार सही है तो डरने की जरूरत नहीं और कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस हुई थी। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि सवाल यह भी है कि क्या कार्यपालिका के हर छोटे छोटे काम की समीक्षा होगी क्या? अगर आप हर कदम पर शक करेंगे तो यह चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और गरिमा को प्रभावित करेगा। आयोग के बारे में लोगों की राय पर भी बुरा असर डालेगा। तो लगातार यह हो रहा है और जिस तरीके से न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव बढ़ रहा है, यह किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। खास तौर से सार्वजनिक मंच पर जो बयानबाजियां हो रही हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, न्यायपालिका की तरफ से कुछ कहा जाए, इससे जनता में गलत मैसेज जा रहा है और इन संस्थाओं की छवि और विश्वसनीयता कमजोर ही होगी, मजबूत नहीं होगी। लोकतंत्र में विधायिका और न्यायपालिका की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, कोई कम नहीं है, दोनों की जरूरत है इस देश को। और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, टकराव की स्थिति बनती है, तो आपसी बातचीत से इसका हल निकाला जा सकता है। लेकिन विधायिका चिंता जताए, न्यायपालिका को लेकर ये सोच बने कि भाई ये थोड़ा सा बैकफुट पर रहते हैं, अपनी चीजों को लेकर थोड़ा सा एक दायरे में रहते हैं, ये चीजें ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिहाज से। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं और दोनों को आपस में मिलकर इसको सुलझा लेना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है, वरना ये पता नहीं ये टकराव कहां तक जाएगा। लेकिन जब टकराव की बात कर रहा हूं तो उस टकराव की भी बात करूंगा जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है। पाठशाला में रूस यूक्रेन युद्ध का चैप्टर, जिसमें बताऊंगा कि ये युद्ध तो एक दिन में बंद हो जाए बॉस, अगर वो एक चीज बंद हो जाए। अब वो एक चीज क्या है वो बताऊंगा, और कैसे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी की वजह से ये युद्ध लंबा चलता चला जा रहा है और दुनिया जो है वो माथा पीट रही है। रूस यूक्रेन युद्ध को देखकर आपको यही लग रहा होगा कि अमेरिका और नेटो देशों के हथियार के दम पर ही यूक्रेन अभी तक रूस को टक्कर दे रहा है। यह चर्चा होती भी है कई बार, लेकिन यूक्रेन रूस के सामने अभी तक टिका हुआ है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अमीर आदमी भी है, वही अपना ट्विटर वाला भाई एलन मस्क। अब आप सोच रहे होंगे कि एलन मस्क तो यूक्रेन को कोई हथियार दे नहीं सकता, ना यूक्रेन में उतरकर युद्ध लड़ रहा है, तो एलन मस्क के सहारे यूक्रेन युद्ध कैसे खींच रहा है भाई? इसके लिए आपको यूक्रेन के हालात समझने होंगे। यूक्रेन में बिजली ठप है, आपको पता है वहां बिजली कई जगहों पर नहीं है, अंधेरे में है, पावर प्लांट बंद है, इंटरनेट और कम्युनिकेशन सिस्टम तक रूस में के हमले में बर्बाद हो चुके हैं। फिर भी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, वो हर तीसरे दिन अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं ना। आपने कभी सोचा कि कैसे डाल रहा है आदमी? जब वहां बिजली नहीं है, वहां इंटरनेट चलाने के लिए चीजें नहीं है, तो कैसे डाल रहा है आदमी? यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों पर हमले और टैंक बर्बाद करने वाले वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। इनको पता कैसे चलता है, ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं? कभी सोचा आपने? बगैर इंटरनेट के आखिर ये कैसे मुमकिन हो रहा है? यहीं पर इसी सवाल के साथ एंट्री होती है अपने ट्विटर वाले भैया एलन मस्क की। एलन मस्क की एक कंपनी है स्टारलिंक, जिसके बारे में आज आपको जानना जरूरी है कि कैसे ये जो स्टारलिंक है, इस कंपनी का नाम याद रखिए, ये बड़ी भूमिका निभा रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन जो है ये युद्ध लड़े जा रहा, लड़े जा रहा। इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनी ये क्या करती है? ये इंटरनेट सर्विस देती है, और ये एलन मस्क की कंपनी है, वही ट्विटर वाले भैया। लेकिन ये इंटरनेट सर्विस नॉर्मल इंटरनेट सर्विस से बिल्कुल अलग। इन्होंने वो टावर नहीं लगा रखे जैसे हमारे यहां इंटरनेट देने के लिए होता है, या केबल नहीं बिछा रखी, क्योंकि इसमें इंटरनेट जो है इस कंपनी के जरिए सीधे सैटेलाइट से कंज्यूमर तक पहुंच रही है। देख रहे हैं, सैटेलाइट के जरिए कंज्यूमर तक। एलन मस्क ने पिछले साल युद्ध की शुरुआत में ही यूक्रेन में अपनी कंपनी स्टारलिंक की सर्विस शुरू कर दी, और भाई अभी भी बंद नहीं कर रहा, और वो बंद नहीं कर रहा, इधर युद्ध बंद नहीं हो रहा। आज की तारीख में युद्ध लड़ने के लिए जितना जरूरी है हथियार का होना, युद्ध लड़ने वाले जज्बे का होना, उतना ही जरूरी है कम्युनिकेशन का होना। आप खुद सोचिए ना भाई कि जिस देश को युद्ध लड़ना है और उसके पास अपने लोगों से, सैनिकों से कम्युनिकेट करने का कोई माध्यम ही नहीं होगा, दूसरे देश के बारे में जानने के लिए कोई जरिया नहीं होगा, वो खाक युद्ध लड़ेगा क्या? यही हाल यूक्रेन का हो जाता अगर उसको ट्विटर वाले भैया एलन मस्क ने स्टारलिंक का इंटरनेट न दिया होता। इस इंटरनेट ने कैसे यूक्रेन की मदद की, थोड़ा सा इसको समझिए। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस पर क्या होता है कि किसी तरह के जैमर का असर ही नहीं होता,
तो रूस चाहे भी तो ये इंटरनेट बंद नहीं कर सकता। अभी अगर किसी इलाके में जैमर लग जाए तो मोबाइल और इंटरनेट सिग्नल बंद हो जाता है, वो बंद ही नहीं होता एलन मस्क वाला इंटरनेट। स्टारलिंक इंटरनेट के कारण यूक्रेन के सैन्य हेडक्वार्टर और वॉर जोन में सैनिकों के बीच कम्युनिकेशन आसान हो गया। यूक्रेन के सैनिक ड्रोन अटैक के लिए स्टारलिंक इंटरनेट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले साल क्रीमिया के सेवास्तोपोल में रूस पर अटैक में स्टारलिंक इंटरनेट का ही इस्तेमाल हुआ था। स्टारलिंक इंटरनेट की मदद से ही रूस के टारगेट की तस्वीर यूक्रेन के सैनिक ग्रुप में अपलोड की जाती है और फिर सीनियर कमांडर से मंजूरी के तुरंत बाद टारगेट पर अटैक कर दिया जाता है। यूक्रेन के सैनिकों को मिसाइलों का टारगेट लॉक करने में भी स्टारलिंक इंटरनेट बड़ी मदद कर रहा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि सैनिक स्टारलिंक की किट को अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। छोटा सा किट है, लिए चल दिए, कहीं लगाए, इंटरनेट आ गया। स्टारलिंक का पूरा किट सेटअप करने में मात्र 15 मिनट लगता है। और सबसे बड़ी बात, एलन मस्क यूक्रेन को फ्री में स्टारलिंक सर्विस दे रहा है, फ्री में दे रहा है भाई। तो अगर ये इंटरनेट सर्विस बंद हो जाए तो ये युद्ध भी 2 मिनट में बंद हो जाएगा, लेकिन वो एलन मस्क बंद नहीं कर रहा और ये युद्ध चला जा रहा है और दुनिया माथा पीट रही है कि बॉस ये दोनों लड़ रहे हैं, दुनिया तबाह हो रही है, सबकी अर्थव्यवस्थाएं नीचे जा रही है, महंगाई का दौर चल रहा है और मंदी आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पिछले साल 24 फरवरी को शुरू हुआ और युद्ध शुरू होते ही रूस ने यूक्रेन के इंटरनेट और मोबाइल सर्विस पर सबसे पहले अटैक कर दिया था, क्योंकि उसको पता था कि पहले कम्युनिकेशन तोड़ो तब इसकी कमर टूटे। रूस को लगा था कि यूक्रेन का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गया तो आधी लड़ाई जीत ली। लेकिन अब यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री मिखाइल फेदोरोव ने ट्वीट करके एलन मस्क से मदद मांगी। तब मिखाइल फेदोरोव ने लिखा था कि एलन मस्क, जब आप मंगल ग्रह पर इंसानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, रूस यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जब आपके रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में जा रहे हैं, रूसी रॉकेट यूक्रेनी नागरिकों पर हमला कर रहे हैं, हम आपसे यूक्रेन में स्टारलिंक सर्विस मांग रहे हैं। वो भाई ने मदद मांगी। ये ट्वीट फेदोरोव ने 26 फरवरी 2022 को किया। तब तक यूक्रेन में एलन मस्क की स्टारलिंक सर्विस नहीं थी। हाँ, उसके आसपास के यूरोपीय देशों में स्टारलिंक की सर्विस जरूर थी। यूक्रेन के डिप्टी पीएम के ट्वीट के बाद एलन मस्क ने अपनी टीम को कहा होगा कि सैटेलाइट का डायरेक्शन यूक्रेन की तरफ घुमा दो थोड़ा सा। टीम ने सैटेलाइट को यूक्रेन के ऊपर पहुंचा दिया और मदद मांगने के ठीक अगले दिन एलन मस्क ने ट्वीट किया कि स्टारलिंक की सर्विस अब यूक्रेन में शुरू हो गई है, जल्द और टर्मिनल पहुंचेंगे। तो भाई ने और वहां पर सेवाएं देनी शुरू कर दी। अब करीब 11 महीने होने को हैं। एलन मस्क के स्टारलिंक की मदद से ही यूक्रेन के बड़े हिस्से में इंटरनेट सर्विस चल रही है। और अगर आपको इसका आंकड़ा बताऊं, ये जो स्टारलिंक है जिसके जरिए इंटरनेट मिल रहा है, इसके डिश, रिसीवर और राउटर के सेट यूक्रेन कितने भेजे? 20,000 सेट भेज दिए, डिश सेट जिससे इंटरनेट मिलता है। और मस्क ने अक्टूबर तक यूक्रेन पर $80 मिलियन यानी कि करीब करीब 654 करोड़ रुपए खर्च किए सिर्फ ये सर्विस देने में, इंटरनेट देने में। 654 करोड़ रुपए का इंटरनेट सेवा जो है वहां दे चुका है भाई। अमेरिका ने यूक्रेन को अब तक सैन्य मदद कितनी दी है? करीब $25 बिलियन यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए। इसी तरह ब्रिटेन ने यूक्रेन को सैन्य मदद दी है करीब 2.3 बिलियन यूरो यानी करीब 20,000 करोड़। यानी अमेरिका और ब्रिटेन के हथियारों और पैसे जो कहीं ज्यादा है एलन मस्क के मुकाबले, लेकिन काम क्या आ रहा है? ये एलन मस्क का जो इंटरनेट है ना, ये ज्यादा काम आ रहा है। क्योंकि इंटरनेट होगा तभी तो मिसाइल और ड्रोन का सही इस्तेमाल कर पाएगा यूक्रेन। हालांकि कुछ इंटरनेट मार्केट एक्सपर्ट्स की राय है कि यूक्रेन की फ्री में मदद कर एलन मस्क ने अपनी कंपनी का ग्लोबल प्रचार कर दिया, जिससे भविष्य में स्टारलिंक बड़ा फायदा उठा सकता है। क्योंकि वो तो पैसा कमाने वाला आदमी है ना, वो फ्री में थोड़ी कर रहा होगा। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि ये सबने सुन लिया स्टारलिंक स्टारलिंक स्टारलिंक, तो अब कहीं कुछ जरूरत होगी तो लोग ये स्टारलिंक के लिए बोलेंगे। स्टारलिंक का सिग्नल यूक्रेन में बहुत काम आ रहा है, लेकिन स्टारलिंक का इंटरनेट काम कैसे करता है बॉस? कैसे इस पर जैमर काम नहीं करता? कैसे ये सब जगह पहुंच जाता है? बड़ा आसान है इसको इस्तेमाल करना। ये आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा ना, ऐसा कैसा इंटरनेट दे रहा है भाई? हमारे यहाँ एयरटेल जियो का इंटरनेट कम है क्या कि स्टारलिंक जो है उसकी चर्चा हो रही है? देखिए, एलन मस्क अपनी जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसके रॉकेट से स्टारलिंक के सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजता है।
उसके पास रॉकेट भी है, सैटेलाइट भी है, भेज दिया। अच्छा, पृथ्वी से 550 किलोमीटर जो लोअर ऑर्बिट है, स्टारलिंक के सैटेलाइट वहीं पर डालता है, बहुत ऊपर नहीं भेजता। 550 किलोमीटर ऊपर भेजा और वहीं पर ये देख रहे ऊपर घूम रहा है सैटेलाइट, ऐसे ही सैटेलाइट घूमता है। ये सैटेलाइट 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। जैसे ये मेरे सिर के ऊपर चक्कर लगा रहा है ना, ऐसे ही। घर की छत पर छोटी सी छतरी लगी होती है, सैटेलाइट से इंटरनेट सिग्नल छतरी तक पहुंचते हैं और डाउनलोडिंग शुरू हो जाती है। जैसे आपके यहां घर में नहीं लगा रहता है, आप जो केबल टीवी देखते हैं उसकी छतरी रहती है ना, वैसे ही छतरी लगाइए, इंटरनेट खींच लीजिए। अच्छा, छतरी से सिग्नल सैटेलाइट को जाता है, जिसकी वजह से अपलोडिंग हो जाती है। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड साधारण इंटरनेट से तेज है। स्टारलिंक की वेबसाइट के मुताबिक उसके इंटरनेट की स्पीड 100 से 500 एमबीपीएस तक है, जो अब हमारे यहां 5G वाले दावा कर रहे हैं कि इतना हम देंगे। सैटेलाइट से इंटरनेट सर्विस के कारण पहाड़ हो, जंगल हो, समंदर हो, कहीं हो, छतरी खोले इंटरनेट ले लिए, वो वाला हिसाब। आपको जगह ही नहीं देखनी है। ऐसे मोबाइल हमारे यहाँ क्या करते हैं, हमें कई बार ऐसे मोबाइल लेके घूमते, कहाँ इंटरनेट आ रहा है, वहां कुछ नहीं, छतरी लगाए, मोबाइल का नेटवर्क खींच लिया। स्टारलिंक के इंटरनेट के लिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके लिए किसी तरह का तार नहीं ले जाना पड़ता। बस स्टारलिंक का डिश लगाए, देख रहे हैं, छोटा सा डिश लगाइए, उसे सैटेलाइट की दिशा में रूट कीजिए, फिर इंटरनेट शुरू। जैसे हमारे यहां नहीं, शुरू में जब दूरदर्शन आता था तो हम छतरी घुमाते थे कि थोड़ा घुमाओ साफ आया, वैसे ऐसे ऐसे घुमाइए, इंटरनेट आ जाएगा। स्टारलिंक की जो डिश है वो कुछ डीटीएच की छतरी की तरह है, लेकिन वो डीटीएच से बिल्कुल अलग है। डीटीएच का डिश गोल होता है, लेकिन स्टारलिंक का डिश आयताकार होता है। डीटीएच के डिश में सिर्फ सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव कर सकते हैं, लेकिन स्टारलिंक के डिश से सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव भी कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं। यानी इसका डिश 2 वे कम्युनिकेशन करता है। इंटरनेट के लिए अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों जरूरी है, जो इस डिश से हो सकती है, आपके घर वाली छतरी से नहीं होती। अब उसको मत घुमा दीजिएगा आपकी, हम देखें जरा एलन मस्क वाला पकड़ लें इंटरनेट, वो नहीं पकड़ेगा। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस की शुरुआत साल 2019 में हुई। तब एलन मस्क की कंपनी ने पहली बार सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा। आज 3 साल बाद अंतरिक्ष में स्टारलिंक के सैटेलाइट 3000 से ज्यादा है। दिसंबर 2021 तक स्टारलिंक के एक्टिव यूजर्स 1 लाख और 40 देशों में यह सर्विस चल रही है। भविष्य में अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स होंगी और 12,000 यानी अभी से 3 गुना ज्यादा होंगी। अभी अमेरिका में स्टारलिंक की कीमत 45,000 रुपए सेटअप कॉस्ट है और महीने का बिल करीब 9,000 रुपए आता है। लेकिन दिक्कत यह है कि यही इंटरनेट जो कई देशों में सुविधा है, वो रूस यूक्रेन युद्ध में एक बड़ी दुविधा बन गया है, क्योंकि इसी की वजह से युद्ध चलता जा रहा है और अर्थव्यवस्थाएं रुकती जा रही हैं। पाठशाला में अब पीएम मोदी के मिट्टी को सोना बना देने वाले सीक्रेट फॉर्मूले का चलन। किसी चीज को देखने का सबका अपना अलग अलग नजरिया होता है। जैसे आप किसी चीज को बेकार कह सकते हैं, कबाड़ मानकर अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन कोई और व्यक्ति उसी चीज में अपना फायदा देख लेता है। इसे ही विजन का फर्क कहते हैं। ऐसे लोगों को विजनरी कहा जाता है, और जब आपके हाथ में पूरे देश की कमान हो तो आपका विजनरी होना देश के लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है। नरेंद्र मोदी भी ऐसा ही विजन रखते हैं, और वो किसी प्रोजेक्ट के प्रपोजल को या किसी जमीन को बेकार मानकर अनदेखा नहीं कर देते, कह रहे यहां क्या होगा, ये तो बेकार। वो अपने विजन से नई संभावनाएं तलाशते हैं, क्योंकि जहां मौके हैं, जहां संभावना है, वहां तो कोई भी कर दे। जहां नहीं है वहां करोगे बॉस, तभी तो आपकी चुनौती, जो आप चुनौती लेते हैं कि हम ये करके दिखाएंगे, वो देश की चुनौतियां कम कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा क्या करें कि ऐसा कुछ हो जाए कि बदलाव आ जाए, और उस सेक्टर पर होमवर्क करते हैं जिसमें भारत ने अभी तक काम तक ढंग से या तो नहीं किया या किया ही नहीं, जिसमें असीम संभावनाएं हो सकती। आज हम प्रधानमंत्री मोदी के इसी विजन की बात कर रहे हैं, और इसकी वजह है बात करने की। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा किनारे एक रिवर क्रूज खड़ा है, और इस जहाज का नाम है MV गंगा विलास क्रूज। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस क्रूज के अंदर की तस्वीर। बड़ा बड़ा जहाज नहीं देखते, वो टाइटैनिक वाला वैसा जहाज, वो बड़ा जहाज, वैसा एक जहाज इस वक्त वाराणसी में खड़ा है।
वहां छोटी छोटी नौकाएं चलती हैं, वो आपने बहुत देखी होंगी। ये देखिए कितना बड़ा क्रूज खड़ा है। 13 जनवरी को नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस क्रूज को हरी झंडी दिखाई। अब आप कहेंगे इसमें खास बात क्या है, वो मैं बताऊंगा। गंगा आरती होगी, उसके साथ क्रूज अपने सफर पर निकल जाएगा। रिवर क्रूज के जरिए दुनिया की सबसे लंबी यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। सबसे लंबी यात्रा रिवर क्रूज के जरिए। जरा सुनिए यात्रा कैसे होगी। यह क्रूज वाराणसी से लेकर असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा और यात्रा के दौरान क्रूज बांग्लादेश से भी होकर गुजरेगा, 27 छोटी और मुख्य नदियों से गुजरेगा, भारत के 5 राज्यों से होकर जाएगा। इसमें यूपी भी है, बिहार भी है, बंगाल भी है, असम भी है, झारखंड भी है। भारत के साथ बांग्लादेश के सफर को 51 दिन में कवर करेगा। अब ऐसे हिंदू मान्यता में 51 बड़ा शुभ होता है अंक। अब वो इत्तेफाकन आया, कैसे आया, लेकिन 51 दिन में ये यात्रा कवर हो जाएगी। अच्छा, इस दौरान ये 50 से ज्यादा पर्यटन स्थलों पर रुकेगा, जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी होंगी, नेशनल पार्क भी होंगे, घाट भी शामिल। मतलब ये नहीं कि आप बोट में बैठ गए और घूमे ही जा रहे हैं, नदी में चले ही जा रहे हैं। इसमें आप घूमेंगे, नदी में घूमेंगे, 5 राज्यों से गुजरेंगे, बांग्लादेश से गुजरेंगे, अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे। पूरा भयंकर पर्यटन है बॉस, झमाझम मजा दे देने वाला। क्रूज पर यात्रा के दौरान आप पटना, साहिबगंज, कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी शहर भी घूम सकते हैं। हर जगह थोड़ा थोड़ा स्टॉपेज रहेगा। एमवी गंगा विलास क्रूज में स्विट्जरलैंड के भी 32 टूरिस्ट वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा करें। 1 मार्च 2023 को असम के डिब्रूगढ़ ये पहुंच जाएगा। तो आप देख रहे हैं शुरू हो रहा है बस एक आध दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, और मार्च में पहुंच रहा है। तो कितना लंबा आराम से घूमते फिरते आप। अच्छा, किसी को बीच में उतरना है तो आप कहीं और उतर जाइए, वहां से अपना फ्लाइट पकड़ लीजिए। गंगा पर चलने वाले रिवर क्रूज से भारत को 2 फायदे होंगे। पहला तो भारत में रिवर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, ये रिवर टूरिज्म बढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है ये अभी आगे बताऊंगा। दूसरा, क्रूज की यात्रा के दौरान विदेशी पर्यटक भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी देख पाएंगे, क्योंकि क्रूज की शुरुआत ही गंगा आरती से हो रही है। तो पहले तो गंगा आरती दिखेगी, फिर यात्रा के दौरान प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ को कवर किया जाएगा, तो वो देखने को मिलेगा। पर्यटकों को गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर स्थित मायोंग गांव भी ले जाया जाएगा। यह गांव तंत्र मंत्र और काले जादू के लिए मशहूर है। दावा है कि मायोंग का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यात्रा के दौरान पर्यटकों को दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली भी ले जाया जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना माजुली द्वीप देखने में बहुत खूबसूरत। असम की जनजातियों की अनोखी संस्कृति की झलक भी यहां देखने को मिलती है। यात्रा के दौरान बिहार स्कूल ऑफ योगा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सुंदरबन, जो रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है, और काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, इन दोनों जगहों को भी क्रूज की यात्रा के दौरान कवर किया जाएगा। कुल मिलाकर क्रूज यात्रा के दौरान विदेशी टूरिस्ट भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन करेंगे, उन्हें भारत के अलग अलग सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कल्चर को जानने का मौका मिलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेशी टूरिस्ट करेंगे, आप और हम भी जा सकते हैं। सुन के ये मत सोचिएगा कि भाई वो लगता है सिर्फ विदेशियों के लिए, सबके लिए है। लेकिन चूंकि विदेशी टूरिस्ट का थोड़ा ज्यादा ध्यान रहता है, वो भी देखेंगे, और हमारे यहां भी बहुत लोगों ने नहीं देखा है, वो भी देखेंगे। एमवी गंगा विलास क्रूज भारत में रिवर टूरिज्म के नए रास्ते खोलेगा। यह भारत को दुनिया के रिवर क्रूज मैप के नक्शे पर स्थापित कर देगा। अच्छा, इतना ही नहीं, शुरू वाराणसी से हो रहा है। तो वाराणसी में वैसे ही काशी विश्वनाथ बनने के बाद इतने लोगों की संख्या बढ़ गई थी, अब जिनको क्रूज पे जाना है वो भी आएंगे, तो वाराणसी आने की एक और वजह मिल गई। ग्लोबल रिवर क्रूज मार्केट पिछले कुछ सालों में 5% बढ़ा है, और साल 2027 तक कुल क्रूज मार्केट जो है, इसकी हिस्सेदारी 37% तक हो सकती है कुल क्रूज मार्केट में। दुनिया के 60% रिवर क्रूज पर अभी यूरोप का दबदबा है। भारत में फिलहाल 8 रिवर क्रूज जहाज ऑपरेशनल हैं, जो कोलकाता से वाराणसी के बीच चलते हैं। लेकिन यह दुनिया में सबसे लंबी यात्रा तय करने वाला रिवर क्रूज होगा, और इतना बड़ा मार्केट जो बनता जा रहा है, वो कैसे भारत के भी काम आ सके, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिमाग लगाया। ये रिवर क्रूज लग्जरी सुविधाओं से लैस, 5 स्टार होटल की सुविधाओं से लैस क्रूज में 18 स्वीट है। क्रूज जहाज पर एक शानदार रेस्टोरेंट है।
अच्छा, स्पा है, अब आप इतना लंबा सफर कर रहे हैं, थक जाएंगे, जाइए स्पा ले लीजिए। सन डेक है, धूप में बैठिए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मजा लीजिए। मेन डेक पर इसके 40 सीट वाला रेस्टोरेंट भी है जो देख रहे हैं आप। इसमें कॉन्टिनेंटल और भारतीय व्यंजनों के साथ कुछ बुफे काउंटर होंगे। ऊपरी डेक की आउटडोर सिटिंग में रियल टीक स्टीमर चेयर्स और कॉफी टेबल के साथ एक बार शामिल है। शावर वाला बाथरूम है, फ्रेंच बालकनी है, एलईडी टीवी है। वो टीवी पे आप पाठशाला देख सकते हैं भाई, घूमते घूमते। तिजोरी है, स्मोक अलार्म है, लाइव वेस्ट स्प्रिंकलर, सब कुछ है। आग वाग लग जाए तो उसका भी इंतजाम। क्रूज को साल 2020 में लॉन्च होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते देरी हो गई। भाई कोई था ही नहीं, टूरिस्ट लॉन्च करके क्या कर लेते तब। इस क्रूज पर यात्रा करने के लिए वे ये भी तो लगेगा, दिमाग में आ रहा होगा ये कितना लगेगा बॉस, हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो इसमें यात्रा करनी है तो उसका हिसाब बताता हूं। ये जो क्रूज यात्रा का खर्च, ये कितना बैठ रहा है बॉस? एक रात का खर्च है 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज, 25,000 रुपए। तो सस्ता तो नहीं है बॉस, लेकिन मजा भी देगा, तो थोड़ा मजा के लिए कष्ट तो लेना पड़ेगा। अच्छा, जो स्वीट्स है उनके लिए कहा जा रहा है कि जो खर्च है वो 38 लाख की पेमेंट हुई है। और कितने स्वीट्स हैं? 18 स्वीट्स है ना, तो वो 18 स्वीट्स के लिए 38 लाख की पेमेंट हुई है। और ये कह रहे हैं कि पहले से बुक है, कई कई दिन का बुक है, लोगों ने बुक करा लिया है कि भैया हमको घूमने जाना है, इतनी डिमांड है। 360 से 380 स्क्वायर फीट के रूम। क्रूज की टिकट आप अंतारा लग्जरी रिवर क्रूजेस की वेबसाइट से बुक करा सकते हैं। क्रूज की क्षमता 80 यात्रियों की है। अगले 2 सालों के लिए क्रूज के सारे टिकट बिक चुके हैं, तो आप 2 साल तक पाठशाला में वीडियो देखिए और मजे लीजिए। 2 साल का टिकट बुक है भाई। अब हो सकता है कोई और शुरू कर दे, इतना अगर डिमांड है तो। पूरे साल में क्रूज जहाज 4 बार यात्रा करेगी, तो इधर 2 साल तो आप भूल जाइए। फिर भी एक बार ट्राई कर लीजिए, हो सकता है किसी ने कैंसिल कराया। यह प्रधानमंत्री मोदी का ही विजन है कि जहां वाराणसी में गंगा नदी पर पहले छोटी बड़ी नाव चलती थी, अब वहां लंबी यात्रा वाले क्रूज चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि भारत वो देश है जहां सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां हैं। उनका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ टूरिज्म को बढ़ाने में किया जा सकता है। इसी विजन को ध्यान में रखते हुए साल 2014 के बाद से ही नरेंद्र मोदी सरकार ने इस दिशा में काम शुरू किया, और इसका इंपैक्ट यह हुआ कि साल 2017 से फरवरी 2022 के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग से कार्गो मूवमेंट 2.5 गुना बढ़ गई। जलमार्ग के जरिए ट्रांसपोर्ट 2009 से 2014 के बीच ग्रोथ रेट 1.5% की थी। 2020-21 में ग्रोथ रेट 13.5% हो गई बॉस। भारत में जलमार्ग के जरिए ट्रांसपोर्ट में बहुत संभावनाएं हैं, और ट्रांसपोर्ट का यह जरिया सस्ता भी है। फ्यूल भी बचता है, पर्यावरण भी बचता है, और नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। अगर मालवाहक जहाज से प्रति टन प्रति किलोमीटर 32 से 36 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, रोड ट्रांसपोर्ट से प्रति टन प्रति किलोमीटर 51 से 91 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। देख रहे हैं अंतर कितना है। और कॉस्ट की बात कर लीजिए, जलमार्ग से प्रति टन प्रति किलोमीटर का खर्च है 25 से 30 पैसा, और सड़क के रास्ते ले जाइएगा तो प्रति टन प्रति किलोमीटर का खर्च 1.5 रुपया बैठता है। रेल से भी ले जाइएगा तो 1 रुपया देना पड़ता है, और पानी से ले जाइएगा तो 25 से 30। तो जाएंगे पानी से तो पैसा पानी की तरह नहीं बहेगा। यह भी है। फ्यूल की बात करते हैं, 1 लीटर डीजल से सड़क मार्ग के जरिए 24 टन का सामान 1 किलोमीटर तक ले जाया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक 1 लीटर डीजल से रेल के जरिए 85 टन का सामान 1 किलोमीटर तक ले जाया जा सकता है। सड़क की तुलना में रेल से सामान ढोना लगभग 3 गुना ज्यादा सस्ता पड़ेगा। 1 लीटर डीजल से कार्गो शिप के जरिए 105 टन का सामान 1 किलोमीटर तक ले जाया जा सकता है, यानी सड़क की तुलना में लगभग 4.5 गुना सस्ता। इन आंकड़ों से साफ है कि जलमार्ग से ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा सस्ता और पर्यावरण फ्रेंडली है। अगर देश में सामान को लाने ले जाने की कॉस्ट कम कर दी जाए तो हर साल करीब 4 लाख करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। इससे चीजें भी सस्ती हों। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत में जो कुल सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है,
उसमें जलमार्ग से हिस्सेदारी सिर्फ 0.1% है, जबकि अमेरिका में कितनी आपको पता है? 21%। सोचिए अभी हम कितने पीछे हैं। लेकिन यह समझने के लिए भी कि कितनी संभावनाएं हैं टूरिज्म के लिहाज से भी और देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी, एक कोई नरेंद्र मोदी लगता है जो आए सोचेंगे अरे भैया ये तो हमारे पास एसेट है, इसका इस्तेमाल करें। आपको प्रधानमंत्री के विजन का एक और उदाहरण देता हूं। वाराणसी में गंगा घाट के उस पार बालू के रेत पर टेंट सिटी बसाई गई है। यह टेंट सिटी अस्थायी है जहां टूरिस्ट आकर गंगा किनारे वक्त बिताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी को इसका भी उद्घाटन करेंगे। यह टेंट सिटी गंगा के बालू पर किसी 5 स्टार होटल जैसी, यहां वो सब सुविधाएं हैं जो किसी 5 स्टार होटल में होती। योगा सेंटर है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, स्विमिंग पूल है, सब है बॉस। अच्छा स्विमिंग पूल में नहीं जाना, गंगा जी में कूद जाइए, सस्ता। तस्वीर देखिए टेंट के अंदर की, यहां हर तरह की सुविधा है, बेहद आरामदायक, किंग साइज बेड लगे हुए हैं, एसी है, गीजर है, टीवी की सुविधा है। उस टीवी में भी पाठशाला ही देखना है, और बोट वाले में भी पाठशाला देखना है, ये वाले में भी पाठशाला देखना। ये सब कुछ टेंट वाले रूम में। रूम के बाहर निकलिएगा तो बैठने के लिए सोफा लगा हुआ है, जहां से आप गंगा की लहरों को देखते हुए आराम फरमाइए। गंगा स्नान कर लीजिए, गंगा आरती देखिए, गंगा आरती में शामिल हो जाइए। अब ऐसा तो है नहीं कि वो रेत वहां अभी अभी आई है, सालों से थी, लेकिन आइडिया अभी अभी आया जब नरेंद्र मोदी आए। अब नरेंद्र मोदी के विजन को समझने के लिए आपको और 2 तस्वीर दिखाता हूं, कैसे जिधर लोगों का दिमाग नहीं जाता उधर ये करके काम आगे बढ़ जाते हैं। अभी आपने टेंट सिटी देखी, वहां पहले कुछ भी नहीं था। देखिए वो तस्वीर दिखा रहा हूं वाराणसी, एक तरफ झमाझम टेंट सिटी देख रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ नहीं, बंजर। ये इलाका एकदम सुनसान रहता था, सिर्फ बालू बालू, कोई आता जाता भी नहीं था। आज की तस्वीरें ये हैं कि यहां टेंट सिटी बसा दी गई है। जो पर्यटक यहां आएंगे उन्हें वाराणसी की संस्कृति के भी दर्शन होते हैं। नरेंद्र मोदी बेकार और बंजर समझी जाने वाली चीजों को चमका देते हैं। जो कहावत है ना कि मिट्टी से सोना बना देना, वो कहावत कह रहा था कि मिट्टी से सोना कैसे बना देना। ये हम सिर्फ वाराणसी में गंगा में टेंट सिटी बसाने की वजह से नहीं कह रहे, या क्रूज चल रहा है उसलिए नहीं कह रहे। कई उदाहरण है भाई। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहां है? गुजरात के केवड़िया में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की मूर्ति। साल 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के उद्घाटन से पहले केवड़िया कभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन था ही नहीं। वहां पास में सिर्फ सरदार सरोवर डैम था और आसपास सिर्फ पहाड़ी इलाका था जहां खेती तक नहीं होती। 2018 से पहले तक केवड़िया सिर्फ गुजरात का एक छोटा सा ब्लॉक था। तस्वीर देखिए, पहले की तस्वीर दिखा रहा हूं, आज की तस्वीर दिखा रहा हूं। पहले क्या हालात थे, आज क्या स्थिति। ढंग की सड़क तक नहीं थी, रेलवे कनेक्टिविटी तो नहीं थी एक जमाने में। लेकिन इस बेकार सी जमीन जो कईयों को लगती होगी, उसमें नरेंद्र मोदी ने देश में सबसे बड़े टूरिस्ट प्लेस को एक तरीके से विजुअलाइज की और बना दिया। अब हालत यह है कि केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा विश्व वन है, एकता नर्सरी है, आरोग्य वन है, चिल्ड्रंस पार्क है, न्यूट्रिशन पार्क है, जंगल सफारी है, बटरफ्लाई गार्डन है। 21 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहां सैलानी घूम सकते हैं। केवड़िया में नर्मदा नदी रिवर राफ्टिंग और वाटर स्पोर्ट्स का भी मजा ले सकते हैं। होटल खुल गए वहां पर, लोग आ रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो 2018 से 2022 के बीच आ चुके। सोचिए वो जगह कभी वीरान हुआ करती थी, वहां 50 लाख टूरिस्ट आ गए सिर्फ एक सोच से जो नरेंद्र मोदी ने लगा दिया। लोग कहते हैं अरे इतना पैसा लगा दिया मूर्ति बनाने, कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने लोगों का घर चल रहा है, कोई सोचेगा? तो ये होता है थोड़ा सा सोचना, देखना, आगे का देखना, सोचना, जो बाकी लोग भी कर सकते हैं। लेकिन वो यही देखते रह जाते हैं कि वो 2024 वाली कुर्सी मिलेगी, बस सब धुंधला हो जाता है। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल रात 8:50 फिर मुलाकात होगी।